हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम आपका सहयोग करने के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और आपका ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्राज़ील की संस्कृति का नाम क्या था। तो ब्राज़ील की संस्कृति का नाम था तुपीनाम्बा संस्कृति। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो उसमें ये लिखा गया है। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ। कुतुबनुमा जो कहा जाता है उसको कंपास को कहा जाता है। तो इसका आविष्कार कब हुआ। तो इसका आविष्कार 1236 ईस्वी में हुआ। और कुतुबनुमा एक ऐसा यंत्र है जिससे दिशा का पता चलता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया था। किस विद्वान ने अंग्रेजी में औद्योगिक क्रांति का सबसे प्रथम बार प्रयोग किया था। तो वो अर्नल्ड टाइनबी ने किया था। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी। और अच्छा एक बात बताइए कि औद्योगिक क्रांति आप किसे कहते हैं। औद्योगिक क्रांति देखिए कुछ है नहीं ज़्यादा। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य होता है कि अगर किसी देश में उद्योग धंधे सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लग रहे हैं, वहाँ पर उद्योग का जो है सो नया स्वरूप आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लग रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। मतलब कि एकदम बहुत तेज़ी से वहाँ पर उद्योग धंधे लग रहे हैं। तो औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी। तो आपका इसका आंसर होगा कि इंग्लैंड में हुई थी। उसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी। अमेरिका में हुई थी। दुनिया में सबसे पहले राष्ट्रीय बैंक की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इसकी स्थापना साल 1791 में हुई थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन, किसने घोषणा की कि पृथ्वी सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये किसने घोषणा की थी कि पृथ्वी और जो सारे ग्रह हमारे हैं 9 के 9 ग्रह वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब सोलर सिस्टम के बारे में किसने बताया था। तो वो कॉपरनिकस ने बताया था। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सोने की खानों में कार्य करने के लिए दास कहाँ से आते थे। देखिए दास मतलब क्या होता है पता है। दास मतलब होता है मजदूर। तो सोने की खान में काम करने के लिए दास कहाँ से आते थे। तो वो आपका अफ्रीका से आते थे। उसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ। तो वो है इटली में स्थापित हुआ। और आप यदि पढ़िएगा थोड़ा सा भी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में तो आपको पता चलेगा कि इटली ही सबसे पहला ऐसा देश था जो बहुत ही ज़्यादा एडुकेशन पर ध्यान दे रहा था। इसलिए सबसे पहला विश्वविद्यालय भी इटली में ही लगा। 1761 से 1765 ईस्वी तक दास प्रथा को लेकर गृह युद्ध किस देश में हुआ था। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब क्या होता है। तो देखिए गृह युद्ध कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। ये टर्म है कि मान के चलिए हमारा देश इंडिया है और इंडिया के अंदर ही एक राज्य दूसरे राज्य से जब लड़ने लगेंगे किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी तो इसी को गृह युद्ध कहा जाता है। तो ये गृह युद्ध किस देश में हुआ था दास प्रथा को लेके। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति ने समाज के निम्न में से कौन से एक नए वर्ग को जन्म दिया। देखिए जब औद्योगिक क्रांति हुई, जब पूरे नए नए उद्योग लगने लगे तो किस वर्ग को इन्होंने जन्म दिया। तो वो है वेतनभोगी श्रमिक वर्ग। मतलब जो वैसा श्रमिक वर्ग, वैसा मजदूर वर्ग जो कि वेतन लेता था। 11 नंबर क्वेश्चन है, मोसोपोटामिया के उर देवता थे। जो मोसोपोटामिया सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं उसके उर देवता कौन थे। तो उसके उर देवता थे चंद्र थे। उसके बाद है अर्शबर्णपाल कहाँ का शासक था। ये जो अर्शबर्णपाल है वो कहाँ का शासक था। तो असीरिया का शासक था। कहाँ का शासक था। असीरिया का शासक था। बेबीलोनिया के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया था। ये किस शासक ने है सो अपनी महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया था अपनी पुत्री को। तो इसका आंसर आपका होगा नेबोनिडस। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि जूलियस सीजर कहाँ का शासक था। जूलियस सीजर के बारे में आपको बताना है कि वो कहाँ का शासक था। तो ये आपका रोम का शासक था। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोम साम्राज्य से था। तो इसका आंसर होगा शार्लमन का इसका संबंध था। उसके बाद है ससानी वंश का संबंध किस देश से था। ये जो ससानी वंश है इसका संबंध किस देश से था। तो इसका संबंध ईरान से था। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते, उमैयद खिलाफत वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर आपका होगा मुआविया ने की थी। किसने की थी। मुआविया ने की थी। मामलुक किसे कहा जाता है। मामलुक जो शब्द आया है वो किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है तुर्की गुलाम अधिकारी को। उसके बाद मुस्लिम कानून किस शाखा को सर्वाधिक रूढ़िवादी माना गया है। मुस्लिम
कानून में किस शाखा को सर्वाधिक रूढ़िवादी माना गया? रूढ़िवादी मतलब होता है पुराने ख्यालों वाले, पुराने जो भी नियम कानून है उसको मानने वाले। तो हनबली शाखा को सर्वाधिक रूढ़िवादी माना गया है। किस सूफी संत ने फना के सिद्धांत को दिया था? ये जो फना का सिद्धांत है वो किस सूफी संत ने दिया था? तो वो दिया था अबू नस्र अस सर्राज ने दिया था। उसके बाद है मुरुज अल दहाब की रचना किसने की थी? ये जो बुक है उसकी रचना किसने की थी? तो वो मसूदी ने की थी, अल मसूदी ने की थी। उसके बाद है 1095 से लेकर 1291 तक हुए धर्म युद्ध में किन दो संप्रदायों के मध्य हुआ था? ये जो 1095 से 1221 के बीच में जो धर्म युद्ध हुआ था कुरुडेश का, वो किन दो धर्मों के बीच में हुआ था? तो वो ईसाई और मुसलमानों के बीच में हुआ था। उसके बाद है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा हुलुंग खान ने की थी। उसके बाद है कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की थी? ये जो कैंटरबरी टेल जो किताब है उसकी रचना किसने की थी? इसका आंसर आपको देना है, तो इसका आंसर होगा कि चौसर ने की थी। किसने की थी? चौसर ने की थी। द लास्ट सफर चित्र किसकी रचना है? तो ये रचना है आपका लियोनार्डो द विंची का। देखिए द लास्ट सफर चित्र जो है, आप अगर नेट पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। इसमें बताया गया है कि जो ईसाइयों के जो भगवान थे वो उनका लास्ट सफर था, मतलब लास्ट खाना था। तो इसका रचना किसने किया था, इसको बनाया था किसने? तो वो लियोनार्डो द विंची ने बनाया था। उसके बाद है वैज्ञानिक ने विभिन्न मानव प्रजातियों को नाम देने के लिए जिन दो भाषाओं का प्रयोग किया है वो कौन कौन भाषा है? तो वो है यूनानी और लैटिन। अगर आप थोड़ा सा भी बायोलॉजी वगैरह पर जाइएगा या क्या उसको बोलते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़िएगा, तो उसमें जो जितना तरह का टर्म दिया गया कहीं ना कहीं उसमें यूनानी और लैटिन भाषा मिलेगा आपको। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव के उद्भव के संबंधित प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार कौन सा मत सही है? तो इसमें इतना मान के चलिए ना कि मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ है। अगर आप बुक भी पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि मनुष्य का उद्भव अफ्रीका के ही जो जंगल है वहां पे ही हुआ है। जीवों का ऐसा समूह जिसे नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और बाद में भी ये क्रम जारी रहेगा। जैसे हम लोग भी नर और मादा हैं, मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये क्रम जारी रहेगा, तो हम लोग क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर आपका होगा स्पीसीज हम लोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पीसीज कहलाते हैं। अपमार्जन का अर्थ क्या है? देखिए अपमार्जन का अर्थ कहीं कि सब जगह अलग अलग है, लेकिन इसको यदि हम इतिहास के रूप में देखेंगे तो अपमार्जन का अर्थ होता है कि त्यागी हुई वस्तुओं का सफाया करना। क्या करना? सफाया करना। मेसोपोटामिया किस भाग में सबसे पहले नगरों एवं लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ? मतलब नगर और लेखन प्रणाली का कहाँ पे है? सो मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले उसको यूज किया गया, तो वो है दक्षिणी रेगिस्तानी भाग में यूज किया गया था। मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? आपका प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो कहीं ना कहीं मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया की देवी इनाना थी। जो मेसोपोटामिया की देवी इनाना का हम लोग का बुक में जो दिया गया है, तो क्वेश्चन के अनुसार इनाना क्या थी? तो वो थी प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस सागर को रोमन साम्राज्य का दृश्य माना जाता है? तो वो है भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का दृश्य माना जाता है। उसके बाद है दिनारियस नामक सिक्का किस साम्राज्य में चलता था? ये जो दिनारियस नामक सिक्का था वो किस साम्राज्य में चलता था? तो वो है रोमन साम्राज्य में चलता था। देखिए नाम से आपको लगेगा कि दिनार है, तो दिनार कहीं ना कहीं अरबी में चलता था, लेकिन ऐसा नहीं है। दिनारियस है तो ये रोमन साम्राज्य में चलता था। उसके बाद है दास प्रजनन क्या कहता है? मतलब दास प्रजनन क्या है? तो गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक प्रथा है। गुलाम आप सभी जान रहे हैं कि लोगों को जो नौकर बनाया जाता था वो गुलाम कहा जाता था। तो दास प्रजनन क्या है? गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक प्रथा है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? तो मुसलमानों का प्रथम खलीफा अबू बकर था। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि बैचलेज व्यवस्था यूरोप में कहाँ प्रचलित थी? ये जो बैचलेज व्यवस्था है यूरोप में कहाँ प्रचलित थी? तो ये फ्रांस में प्रचलित थी। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है चर्च एक वर्ष के अंतराल में कृषक को जो कर वसूल करता था उसे कहते हैं, जो चर्च कृषक से कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? तो उसे टीथ कहते हैं। कहीं कहीं ये नाम टाइथ भी मिलेगा। जब आप 9 क्लास का बुक पढ़िएगा तो उसमें टाइथ भी मिलेगा, लेकिन टाइथ टीथ लगभग सेम होता है। अगर आपका क्वेश्चन में टाइथ देगा आंसर में तो आप टाइथ को ही मारिएगा। हमें प्रथम होमिनिडस का साक्ष्य कब मिलता है या कहाँ मिलता है या कितने वर्ष पहले मिला था?
तो इसका आंसर आपका होगा सी, 5 से 6 मिलियन वर्ष पूर्व मिला था। उसके बाद साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिडस का उद्भव हुआ। होमिनिडस का उद्भव मतलब इसका मतलब सबसे पहले ये कहाँ पे निकला, या उद्भव मतलब कहाँ पे बना, तो इसका आंसर आपका होगा कि अफ्रीका में। होमिनिडस कुछ है नहीं, मानव प्रजाति का ही एक भाग है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन औजार बना सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन औजार बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आपका वही होगा, होमिनिडस ही औजार बना सकते हैं, होमिनिड ही औजार बना सकते हैं। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसके रचनाकार चार्ल्स डार्विन थे। उसके बाद मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। मेसोपोटामिया जो है उसकी पहली ज्ञात भाषा क्या थी, तो उसकी पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। क्या थी? सुमेरियन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो वो दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई है। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो महादेशों में फैला हुआ था, तो ये आपका होगा, इसका आंसर आपका होगा सी, रोम साम्राज्य जो था वो महादेशों में फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, रोमन साम्राज्य जो थी उसकी मुख्य भाषा क्या थी, तो उसकी मुख्य भाषा लैटिन थी। उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन कि तीसरी शताब्दी में रोम सम्राट के मध्य यूरोप में किसके निरंतर युद्ध करना पड़ा था, किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था, तो विदेशी बर्बर मतलब जो विदेशी आक्रमण करता था उनसे युद्ध करना पड़ रहा था। इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था, जब इस्लाम का उदय हुआ तो ईरानी मुसलमान थे उससे क्या कहकर संबोधित किया जाता था, तो मवाली कहकर संबोधित किया जाता था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे, आपका दिन शुभ हो।